हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11th फिजिक्स में चैप्टर 3 चल रहा बच्चों, जिस चैप्टर का नाम है समतल में गति। आज हम बात करेंगे कि वृत्तीय गति में कण के त्वरण का व्यंजक, यानी कोई वस्तु वृत्तीय गति कर रहा है तो कण का कितना त्वरण होता है, या अभिकेंद्रीय त्वरण किसे कहते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछेगा बच्चों, अभिकेंद्रीय त्वरण किसे कहा जाता है। वृत्तीय गति में कण के अभिकेंद्रीय त्वरण का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो काफी महत्वपूर्ण है और मैं गारंटेड कहता हूं कि जो बच्चा इसे अंत तक देखेगा उसे कभी भी नहीं भूल सकता, और एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ही आता है। आप कहीं से भी हैं बच्चों, एमपी से, सीजी से, बिहार से, कहीं से भी हैं, यूपी से हैं, सभी के लिए हेल्पफुल है ये क्वेश्चन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं अभिकेंद्रीय त्वरण होता क्या है। तो बच्चों, जब कोई कण एक समान वृत्तीय गति करता है, वृत्तीय गति का मतलब क्या होता है कि जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करता है। जैसे मान लीजिए आपका एक घड़ी है, घड़ी के सुई का नोक जो है वो बिल्कुल वृत्तीय मार्ग पर ही घूमता रहता है। पूरे सुई की मैं बात नहीं कर रहा हूं, नोक की बात कर रहा हूं बच्चों, घड़ी के सुई की नोक की बात कर रहा हूं। तो यदि यहां से सुई घूमेगा तो पूरा वृत्तीय मार्ग पर घूम जाएगा, तो ये आपका एक वृत्तीय गति कहलाएगा। लगभग जैसे पृथ्वी के चारों ओर उपग्रह, यानी कृत्रिम उपग्रह या प्राकृतिक उपग्रह जो चक्कर लगाते हैं, तो लगभग लगभग एक वृत्तीय मार्ग का अनुसरण करते हैं। तो वृत्तीय गति का मतलब होता है कि जब किसी वृत्त के परिधि पर कोई वस्तु गति करे तो आपका वृत्तीय गति कहलाएगा। और जब समान समय अंतराल पर समान दूरी तय करता है, यानी जैसे एक घंटे में कुछ दूरी तय किया, अगले एक घंटे में भी उतना ही दूरी तय करे, फिर अगले एक घंटे में फिर उतना ही दूरी तय करे, मतलब समान समय अंतराल पर समान दूरी जब तय करता है बच्चों, तो उसका एक समान वृत्तीय गति कहलाता है। तो मान के चलते हैं कि कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर या कोई कण एक समान वृत्तीय गति करता है, तब केंद्र की ओर एक त्वरण लगता है बच्चों, वेग में परिवर्तन के कारण त्वरण लगता है। उस त्वरण को हम बोलते हैं अभिकेंद्र त्वरण या अभिकेंद्रीय त्वरण। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है कि जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति करता है तो केंद्र की ओर एक त्वरण लगता है बच्चों, तो आपका क्या कहलाएगा, अभिकेंद्रीय त्वरण। अच्छा, ये त्वरण उत्पन्न कैसे होता है, वेग में परिवर्तन से। तो हमें वेग लेकर चलना पड़ेगा। जैसे हम मान के चलते हैं कि मान लीजिए कोई वस्तु इस वृत्तीय मार्ग पर P बिंदु पर है, वृत्त की त्रिज्या R है, O केंद्र है, R त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर एक वस्तु गति कर रहा है, प्रारंभ में P बिंदु पर है और कुछ समय पश्चात Q पर पहुंच जाता है। अच्छा, ये जो वृत्तीय मार्ग पर गति करता है, तो इस वृत्त के परिधि पर कहीं भी स्पर्श रेखा खींच दें, वो उसके वेग के परिमाण को बताएगा कि हाँ भाई देखो, जैसे आप लोग फिजिक्स में भी पढ़ते हैं कि मान लीजिए विद्युत क्षेत्र रेखा है, यदि उसके स्पर्श करते हुए हम स्पर्श रेखा खींच दें तो परिणामी को व्यक्त करता है। ऐसे यहाँ पर बच्चों हर बिंदु पर वेग बदलेगा। नहीं तो मान लीजिए वेग एक सदिश राशि है, यदि नहीं बदलेगा तो सीधा चला जाएगा, इसलिए इसकी दिशा भी हर जगह बदलती जाएगी, हर जगह दिशा बदलेगी, हर बिंदु। हालांकि ये जो वृत्त का परिधि है, क्या होता है, ये वृत्तीय मार्ग कैसे बनता है, किसी केंद्र से समान दूरी पर जो बिंदु हैं उनका जो समूह है वो आपका बच्चों एक परिधि बनाता है, एक वृत्तीय मार्ग बनाता है ना। अब चूंकि यहाँ पर कई सारे बिंदु और हर बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है और हर बिंदु पर परिणामी वेग अलग अलग होगा। जैसे मान लीजिए बिंदु P है, यहाँ पर जो स्पर्श रेखा हमने खींचा, ये बिंदु P के वेग की दिशा को बताता है। कुछ समय बाद ये Q पर पहुंच गया, तो यहाँ पर हमने स्पर्श रेखा खींचा, तो ये आपका V2 जो है बिंदु Q पर स्पर्श रेखा खींच रहा है। तो अब यहाँ पे बच्चों कोणीय विस्थापन की बात करें तो डेल थीटा हो जाता है। निश्चित समय में कोई वस्तु केंद्र पर कितना कोण घूम जाता है वो उसका कोणीय विस्थापन होता है, जिसे डेल थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। भाई बिंदु P पर था, कुछ समय बाद यहां तक पहुंच गया है ना, तो ये आपका कोणीय विस्थापन होता है। कोणीय विस्थापन आपने पढ़ा होगा ना, चाप बटे त्रिज्या। ये मान लीजिए यहां से यहां तक डेल एस है तो डेल एस बटा आर हो जाएगा। तो कोणीय विस्थापन क्या है, एक निश्चित समय में वस्तु जब घूमता है, गति करता है, तो कोण पर जितना कोण घूमेगा, केंद्र पर जितना कोण घूम जाता है वो उसका क्या कहलाता है, कोणीय विस्थापन। चलिए, उसका कोई काम ही नहीं यहाँ पर। फिलहाल आपने ये समझा कि किसी वृत्तीय मार्ग पर
कण का यदि हम परिणामी वेग निकालेंगे तो हर बिंदु पर अलग अलग होगा। जैसे मान लीजिए बिंदु P पर यदि वस्तु है तो यहाँ पर हमने मान कर चला, इसका स्पर्श रेखा खींचा तो वेग v1 हो गया, और बच्चों Q पर पहुंचा तो इसका स्पर्श रेखा v2 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर जो यहाँ P से Q तक जाने में जो कोण में विस्थापन हुआ POQ बराबर कितना हो बच्चों, ये डेल थीटा हो गया। कितना? डेल थीटा। अब जैसे हम वेग में परिवर्तन निकालना चाहते हैं तो जैसे मान लीजिए P पर वेग v1 था, Q पर वेग v2 हो गया, तो परिणामी कैसे निकलता है दोनों के बीच का, हम अधिक वाले में से कम वाले को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। इसलिए दो वेग, जैसे एक इधर वेग जा रहा तो मान के चलता हूं ये वेग गया, एक आगे चला गया तो एक वेग ये चला गया बच्चों, और दोनों का जो परिणामी होगा ये BC हो जाएगा। सदिश योग के त्रिभुज नियम से भी आप निकाल सकते हो, समझ रहे हो ना। तो मैंने कहा कि हम एक अलग से बिंदु A ले लेते हैं जहां पर दो वेग v1 और v2 है, तब जो BC है इसका परिणामी हो जाएगा बच्चों। तो याद रखिएगा, इसको भी हम डेल थीटा लेते हैं क्योंकि जो यहाँ पे दो बिंदुओं से बना कोण है, इनके वेग के बीच जो कोण बनेगा वो भी डेल थीटा ही बनेगा। ये आप नोट करके रखो। क्यों? क्योंकि जिन बिंदुओं से ये केंद्र पर अंतरित किया है उसका स्पर्श रेखा खींचेंगे तो कोण समान रहेगा। ये सबसे बड़ी फैक्ट की बात है, इसे कोई नहीं बताता भाई। क्यों? क्योंकि जिन बिंदुओं के स्पर्श रेखा से ये कोण बना है, जिन बिंदुओं से ये कोण बना है उनकी स्पर्श रेखा का जो कोण होगा वो केंद्र के कोण के ही बराबर होगा। ये यदि आपके माइंड में फिट हो गया तो अब थ्योरम सारा खत्म हो गया बच्चों। ठीक है, तो यहां पर सारा चीज परिभाषा आपने समझा। माना कोई कण जो है वो O केंद्र और R त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर कोणीय वेग ओमेगा से वृत्तीय गति कर रहा है। बिंदु P पर हम मान के चलते हैं, यहाँ पर आपका P है, इसका वेग v1 है, और Q पर बच्चों वेग कितना है, v2 है। इस स्थिति में केंद्र पर जो कोण बना है वो डेल थीटा बराबर कितना हो गया, यहाँ पर POQ, मतलब POQ का मान हो गया आपका डेल थीटा। यहाँ तक क्लियर? इतना स्क्रीनशॉट ले लो। आधा समय हो गया। यदि आप बारीक से इतना समझ लिए कि ये कहाँ से कोण लिया, ये कोण क्यों ले लिया, ये कोण क्यों ले लिया, v1 क्या है, v2 क्या है, किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वहां पर उसके वेग को रिप्रेजेंट करेगा। और हमें त्वरण निकालना है बच्चों, तो वेग में परिवर्तन निकालना पड़ेगा, इसलिए इसको हम लेकर चल रहे हैं। ठीक बच्चों, अब हमने कहा कि हमने एक फिर से अलग से माना है कि माना हम लेकर चल रहे एक बिंदु A। ठीक है, माना डेल टी समयांतराल में वेग में परिवर्तन की गणना के लिए एक बिंदु A लेते हैं जहां पर AB बराबर आपका v1 है, AC बराबर आपका v2 है, और इन दोनों के बीच जो कोण बच्चों डेल थीटा हो जाता है। अब आप यहां से समझना कि भाई कोण में वेग में कितना परिवर्तन होगा, तो आप यूं एक लाइन में लिख सकते हैं बच्चों, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन कितना होगा, वेग में परिवर्तन आपसे न बने तो सीधा आप लिखना डेल भी जो होगा बच्चों वो अधिक वाले वेग से, मतलब पहले वाले वेग को क्या कर दो, घटा दो। ये हो जाता है। ये जो रिप्रेजेंट हो रहा है ये वेग में परिवर्तन जो है वो BC को प्रदर्शित कर रहा है। सदिश योग के त्रिभुज नियम से भी आप कर सकते हो। अब बच्चों हम त्रिभुज जो हम लेकर चल रहे हैं, त्रिभुज ABC में जो हम त्रिभुज ABC लेकर चल रहे हैं, ये आपका जो त्रिभुज है इसमें आप लोग देखो, यदि कोण बराबर कहूं तो चाप बटे त्रिज्या होता है। चाप बटे कितना होता है, त्रिज्या होता है। तो मैं आपसे कह दूं कि कोण बराबर कितना होगा, तो कोण बराबर आप कह सकते हो कि चाप बटे त्रिज्या। क्या होगा बच्चों, चाप बटे त्रिज्या। चाप आपका डेल भी है, तो इसका परिमाण निकालेंगे तो फिर आपका त्रिज्या निकल कर आ जाएगा v1। अब ये त्रिज्या क्यों आ गया, देखो भाई, क्योंकि इसका जो त्रिज्या है तो यही है ना v1 v2, तो कोई भी ले सकते हो, v1 ले सकते हो या आप भी ले सकते हो। हम इसका परिमाण निकाल रहे हैं इसलिए इसका हो जाएगा आपका डेल भी हो जाएगा बच्चों। ठीक है, और इसका कितना हो जाएगा, आपका v हो जाएगा। कितना हो जाएगा, v हो जाएगा। यानी कोण बराबर निकल कर आ गया है डेल थीटा बराबर आपका आ गया डेल v अपान v। ठीक बच्चों, इसका जरूरत पड़ेगा आगे चलकर, इसका हमको जरूरत पड़ेगा। अब थोड़ा सा आप सबको पता है कि भाई साहब कोणीय वेग बराबर कितना होता है, कोई बता सकता है कोणीय वेग बराबर कितना होता है? किंतु कोणीय वेग बराबर कितना होता है, कोणीय विस्थापन बटे समय अंतराल, यानी डेल थीटा अपान डेल टी। कोणीय विस्थापन बटे समय अंतराल,
तो यहां से हमारा डेल थीटा का मान आ जाएगा। ठीक है, डेल थीटा का मान आ जाएगा बच्चों कितना, पक्षांतर कर दें ओमेगा डेल टी। इसको समीकरण 1 दे दो, इसको समीकरण 2 दे दो। डेल थीटा यहां भी, डेल थीटा यहां भी, दोनों आपका डेल थीटा के ही बराबर है। तो समीकरण 1 हुआ 2 से, समीकरण 1 हुआ 2 से। समीकरण 1 क्या कहता है बच्चों, यहां पर डेल थीटा बराबर डेल वी अपान भी, और ये आपका डेल थीटा बराबर ओमेगा डेल टी। बच्चों जब यहां पर बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ना। तो कितना हो जाएगा, डेल वी अपान भी इक्वल ओमेगा डेल टी, डेल वी अपान भी इक्वल ओमेगा डेल टी। ठीक, यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। अब पक्षांतर करेंगे थोड़ा सा, डेल वी यहां रहने दो, डेल टी इधर ले आओ, तो इधर हो जाएगा गुणा जाकर के ओमेगा इंटू भी। अब वेग में परिवर्तन की दर को तो ही त्वरण कहते हैं, बताओ ना जरा बच्चों। वेग में परिवर्तन के दर को ही तो त्वरण कहते हैं, किंतु यदि मान लीजिए समय अत्यंत सूक्ष्म हो बच्चों और डेल वी अपान डेल टी हो, जिसे हम डी वी अपान डी टी के नाम से कहते हैं, यही तो है कण का त्वरण, यही तो है कण का त्वरण बच्चों, यही तो है कण का त्वरण, यही तो है कण का त्वरण। क्या कंप्लीट हो गया सर? अरे यार, इसलिए इसको समीकरण 3 से दे दो, समीकरण 3 से ए बराबर हो जाएगा आपका भी ओमेगा। ए बराबर कितना हो गया बच्चों, भी ओमेगा, और ये आपका आ गया समीकरण 4। ठीक है बच्चों, ये आपका वेग आ चुका है, नहीं तो कह दोगे सर वेग आ गया, मुझे पता ही नहीं चला कहां से आ गया। अब किंतु ओमेगा बराबर, यानी कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध आपने पढ़ा है, कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध। तो ये आपका हो जाएगा बच्चों, ओमेगा बराबर होता है, पक्षांतर करेंगे तो भी बटा आर होता है, या भी बराबर होता है ओमेगा आर। भी बराबर क्या होता है, ओमेगा आर। ठीक है, ओमेगा बराबर भी बटा आर या भी बराबर ओमेगा आर, रेखीय वेग कोणीय वेग में संबंध। अब समीकरण 4 में मान रखो, समीकरण 4 से, तो जब समीकरण 4 में रखेंगे तो ए बराबर ओमेगा आर हाई है भी का मान, और ओमेगा मतलब ओमेगा स्क्वायर आर, यानी ए बराबर ओमेगा स्क्वायर आर। ये आपका समीकरण 5 हो गया। ये भी आपका क्या है, अभिकेंद्रीय त्वरण ही है। ये भी क्या है बच्चों, अभिकेंद्रीय त्वरण है, कोई दिक्कत तो नहीं। या हम आपसे कह दें ओमेगा बराबर भी बटा आर रख दो, तो भी बटा आर का स्क्वायर इंटू आर, तो भैया भी स्क्वायर अपान आर स्क्वायर इंटू आर, एक आर से आर कैंसिल, तो ए बराबर कितना हो गया, भी स्क्वायर अपान आर। ठीक बच्चों, ये खत्म, भी स्क्वायर अपान आर। ए बराबर कितना हो गया, भी स्क्वायर अपान आर। इसको आप समीकरण 5 दे दो। बताओ, ये भी तो त्वरण का व्यंजक है यार, ये भी तो त्वरण का व्यंजक है। ठीक है, अब चूंकि ओमेगा बराबर होता है 2 पाई न्यू, ओमेगा बराबर 2 पाई न्यू। ठीक है, तो आप समीकरण 5 में रख दो, समीकरण 5 से, तो ए बराबर 2 पाई न्यू का क्या होगा, स्क्वायर इंटू आर, तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर इंटू आर। ये भी तो त्वरण का व्यंजक है। इसको आप समीकरण 6 दे सकते हैं। मतलब जितने भी वैल्यू आ रहे हैं बच्चों, सारे के सारे अभिकेंद्रीय त्वरण के व्यंजक हैं, अभिकेंद्रीय त्वरण के सूत्र हैं। अब इनको आप एक समीकरण दे सकते हैं कि समीकरण जो आपका कौन कौन सा व्यंजक था बच्चों त्वरण के लिए, तो त्वरण के लिए हमारा समीकरण 4, 5, 6 है ना, ये 6 था और ये 7 था। समीकरण 4, 5, 6 व 7 त्वरण के लिए व्यंजक है, त्वरण के लिए व्यंजक है। भाई अभिकेंद्रित त्वरण लिख लेना ना यहाँ पर, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओ, सर आपने क्या कराया, क्या लिख दिया। अभिकेंद्रित त्वरण के लिए व्यंजक है। चीजें क्लियर, समझ में आ गया।
अब भाई ये मत सोचना सर आधे कटे पेज में लिखूं, हम भी आधे कटे पेज में लिखेंगे, पूरा लिखना है यार। और जिसको नोट्स लेना होगा तो नोट्स ले सकते हैं, मात्र 100 रुपये लगता है बच्चों, ऑल चैप्टर के नोट्स दिए जाते हैं 100 रुपये। कॉन्टैक्ट नंबर है 9685299949, 9685299149, 9685299949। मेरा ये आप लोग व्हाट्सअप में कांटेक्ट कर सकते हैं, 100 रुपये लगता है और ऑल चैप्टर के नोट्स दिए जाते हैं। ओके, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।